आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे कृषि के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। किस पॉइंट के साथ? प्रौद्योगिकीय सुधार के साथ। अभी तक हमने संस्थागत सुधारों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी सुधार। वो हमने क्या किए हैं? तो पहला पॉइंट है उत्तम संकर बीज, यानी कि ऐसे बीज हमने बना दिए जिनकी रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या देते हैं? ज़्यादा। दूसरा, हमने रासायनिक उर्वरक बना दिए। कौन से उर्वरक बना दिए? रासायनिक उर्वरक, कृत्रिम खाद जिसे बोला जाता है, जो जमीन की उपजाऊ शक्ति को क्या नहीं देती है? घटने नहीं देती है। तीसरा, हमने क्या बना दिए? ड्रिल मशीनें बना दी। कौन सी मशीनें बना दी? ड्रिल मशीन उसे कहते हैं जो भूमि के अंदर बीज भी खुद छोड़ती है और उसे ऊपर मिट्टी से क्या कर देती है? ढक देती है। पहले किसान क्या करता था? छिड़का प्रणाली अपनाता था। भूमि के ऊपर बीज को छिड़क देता था और उसके बाद उसे मिट्टी में मिलाता था। इसमें सारी जो बीज है वो मिट्टी में नहीं मिलते थे और जो ऊपरी सतह पर रह जाते थे उसे जानवर खा जाते थे, या फिर भूमि की ऊपरी सतह सूखने की वजह से वो क्या नहीं होता था? उग नहीं पाता था, जर्मिनेशन नहीं होता था उसमें। इसके अलावा नंबर 4 हमारे पास कौन सा आ जाता है? उत्तम कीटनाशक। जो कीट नुकसान करते हैं, फसलों को खा जाते हैं, उसके लिए हमने कीटनाशकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है खरपतवार नाशक। खरपतवार किसे कहते हैं? कुछ पौधे फसल के साथ बिना किसी कारणवश प्राकृतिक रूप से ही उग जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? खरपतवार, जिसकी किसान को ज़रूरत नहीं होती और वो भूमि की जो नमी होती है उसको और उसकी खाद को क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं और पौधे के जो पोषक तत्व वो क्या हो जाते हैं? कम। उसके लिए हमने उन्नत किस्म के क्या किए हैं? खरपतवारों की भी क्या कर दी है? उपयोग में लाना, उसको भी हमने बनाना शुरू कर दिया है। और नंबर 6 आता है पीड़कनाशक। पीड़कनाशक के अंदर वो जीव होते हैं जो पीड़ा देते हैं। किसको पीड़ा देते हैं? पौधे को। तो फिर हमने ऐसे पीड़कनाशकों का भी समाप्त करने का दवाइयाँ और स्प्रे हमने क्या कर दिए हैं? शुरू कर दिए हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या थे? तकनीकी सुधार थे। कौन से सुधार थे हमारे? तकनीकी सुधार, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकीय सुधार। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो भारत की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो कृषि है उसका योगदान कितना है? रोजगार में कितना योगदान है और उत्पादन में? अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार की, तो 52% जो जनसंख्या है भारत की आज किसके ऊपर निर्भर कर रही है? खेती के ऊपर। कि किसके ऊपर निर्भर कर रही है? खेती के ऊपर जो है वो निर्भर कर रही है। ये तो बात होती है रोजगार की, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है कि कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें अंश घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि खेती के अंदर लोगों ने रुचि लेनी बंद कर दी है। किसान खेती के अंदर रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें या तो खराब हो जाती है, उनकी जोतों का आकार क्या है? छोटा है, या फिर उन्हें सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं होते, या फिर उन्हें क्या नहीं होता? अच्छे बीज नहीं मिलते हैं। ये 3 कारण मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि किसानों ने फसलों में रुचि लेना बंद क्यों कर दिया। एक तो क्या है? सिंचाई के साधन कम है। दूसरा क्या है? दूसरा यहां पर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आती है? सिंचाई के संसाधनों के अलावा जोत का आकार क्या है? छोटा है। जोत का आकार कैसा है? बिल्कुल छोटे छोटे खेत है किसान के, वहां पर किसान केवल अपना पेट भरने का ही क्या कर सकता है? अनाज का उत्पादन कर सकता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वर्षा के ऊपर अब भी निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? वर्षा के ऊपर अब भी निर्भर है। और चौथी बात है, उनको क्या नहीं मिलते? अब भी उन्नत बीज नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं? उन्नत बीज। इस कारण ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और जो छठी जो महत्वपूर्ण बात है वो जो वैश्वीकरण हुआ है, वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय जो कृषि है वो वैश्विक जो कृषि है उससे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है।
वैश्विक कृषि से क्या नहीं कर पा रही है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही है। इसके कारण भारतीय किसान खेती करने से क्या है, हिचकिचा रहे हैं। अगर आप पिछली रिपोर्टों को अगर देखेंगे तो जो हमारी कृषि विकास की दर है वो क्या हो रही है, चिंताजनक है। ये देखिए, ये यहां दिखाई गई है कि भारत में कृषि विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये मैंने आपको बताया कि भारत की जो खेती है वो वैश्विक स्तर की खेती से अब भी पिछड़ी हुई है। इस कारण भारतीय किसान बहुत बड़ी किस्में आ गए हैं, समस्या में आ गए हैं। उससे क्या हो रहा है ये देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है कृषि के सेक्टर में जो है निवेश नहीं कर रहा है। रासायनिक जो उर्वरक है उसके ऊपर हमने जो सब्सिडी है वो भी क्या कर दी है, कम कर दी है। इससे जो कृषि उत्पाद है उसकी लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके साथ साथ आयात कर भी क्या कर दिया है, घटा दिया है भारत ने। इससे क्या हो गया, भारतीय जो खेती है उसका जो दाम है वो क्या हो गया, कम। इसलिए किसान कृषि के अंदर पूंजी का निवेश कम कर रहा है और कृषि क्षेत्र के अंदर क्या हो रहे हैं, रोजगार घट रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, जो भारतीय जो खेती है उसके ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। तो अगर आप वैश्वीकरण की बात करोगे तो हम आदिकाल से लेकर के आज तक हर बार, ये नहीं है कि आज ही वैश्वीकरण का खेती पे प्रभाव पड़ा है। आदिकाल से लेकर अब तक हर समय के अंदर खेती को ही नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र को विश्व ने प्रभावित किया है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं। अगर हम इसको ये माने कि वैश्वीकरण 1991 में आया, नहीं, ये तो एक वृहद स्तर के ऊपर इसका उपयोग किया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने लाभ के लिए, जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने विकासशील और अविकसित राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए खेल खेला। कब खेला, 1991 में, उदारीकरण और निजीकरण और इसके अलावा वैश्वीकरण के नाम पर। हालांकि अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही वैश्वीकरण का प्रभाव, क्योंकि भारत के अंदर पहले भी उन्हीं चीज़ों का उत्पादन होता था जिसकी यूरोप में मांग होती थी, यूरोप के अंदर भी उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया जाता जिसकी एशिया में मांग होती थी, तभी तो व्यापार होता था। अगर सभी क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, खुद ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, तो फिर व्यापार ही नहीं होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि वैश्वीकरण 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी में हुआ। जब से मानव इस धरती पे आया तब से विश्व का एक जगह का दूसरे क्षेत्र के ऊपर क्या पड़ा है, प्रभाव। ये बताएगा आपको। देखो कि 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, उस समय भी भारत में मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। दक्षिण भारत के किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किए जाते थे और आज भी गरम मसाले निर्यात करने वाली भारत की सबसे मुख्य फसल है। उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें, ब्रिटिश काल के अंदर भारत की जो कपास है उसकी तरफ आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में ले जाया जाता था। जबकि भारतीय लोग खाद्यान्न फसल उगाना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनसे किसकी खेती करवाई, नील की खेती करवाई। ये देखिए 1917 के अंदर चंपारण के किसानों ने आंदोलन किया था, किसके खिलाफ किया था, नील की खेती के। जबरदस्ती इनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। लेकिन उस समय तो 21वीं शताब्दी नहीं थी, उस समय तो वैश्वीकरण नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, उदारीकरण नहीं था। लेकिन उस समय भी भारतीय खेती को कौन प्रभावित कर रहा था, यूरोपीय कंपनियां कर रही थी, यूरोपीय बाजार कर रहा था। और नील की खेती के ऊपर खर्च बहुत ज़्यादा आता था, जबकि किसान किसका उत्पादन करना चाहते थे, खाद्यान्न का। इसलिए उन्होंने वहाँ पर किसका विरोध किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर चला। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ कि 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के अंदर चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारत की जो कृषि है वो विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने में आज भी क्या है, असमर्थ है। क्योंकि भारत में आज भी सहायकी का मतलब होता है सब्सिडी। सब्सिडी सब्सिडी का मतलब होता है जो लागत होती है उससे कम में किसानों को यंत्र उपलब्ध करवाना, उनको बीज देना, उनको कीटनाशक, पीड़कनाशक देना, उर्वरक देना। तो आज भी जो भारत की खेती है वो किसके ऊपर है, दो राय के ऊपर है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, भारतीय खेती को क्या करना है, सक्षम और लाभदायक बनाना है। और जो छोटे किसान है उसकी स्थिति को मैं क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। ये वो पॉइंट्स है कि हम खेती की जो व्यवस्था है उसको विकसित राष्ट्रों के बराबर कैसे लेके जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना पड़ेगा। दूसरा, जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनकी स्थिति को सुधारना पड़ेगा।
हालांकि हरित क्रांति ने बहुत बड़े वायदे किए थे, लेकिन अगर रियल में अगर देखा जाए तो हरित क्रांति पूर्ण रूप से भारत में लागू नहीं हुई। रासायनिक जो प्रयोग है उसको कम करना पड़ेगा, उसकी जगह कौन सी जो है खादों का उपयोग करना पड़ेगा, जो हमारी अकार्बनिक जो है, जो हम गले सड़े वस्तुओं से जो बनाते हैं खाद, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो भूमि का क्या हो जाएगा, निम्नीकरण। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, नई संकर किस्मों का आविष्कार करना पड़ेगा, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जीन क्रांति। कि हमें ऐसे बीज तैयार करने पड़ेंगे जिनकी उत्पादन क्षमता क्या हो, बहुत ज़्यादा हो और कम पानी की ज़रूरत उनको पड़े। ये देखिए, रासायनिक जो निर्मित रसायनों का जो उपयोग किया उर्वरक और कीटनाशकों का, इसका पर्यावरण पर क्या पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य क्या होगा, अंधकार में। अब भारतीय किसानों को परंपरागत खेती छोड़ के, कौन सी खेती छोड़नी पड़ेगी, परंपरागत खेती छोड़ के उन्हें कौन सी खेती करनी पड़ेगी, व्यापारिक खेती करनी पड़ेगी। कौन कौन सी आती है व्यापारिक में, अब मैं आपको बताता हूं। उनको फूलों की खेती करनी चाहिए। किसकी खेती करनी चाहिए, फूलों की खेती करनी चाहिए। या फिर उसको किसकी करनी चाहिए, फलों की खेती करनी चाहिए। या फिर उसे क्या करना चाहिए, सब्जियों की खेती। क्योंकि इन खेती के अंदर पानी की ज़रूरत क्या पड़ती है, कम कर पड़ती है और भूमि निम्नीकरण भी नहीं हो पाता। तो इसलिए ये देखो, ये बता रहा है कि फूलों की सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। और भारतीय जलवायु विविधता विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगा करके इसका हम क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहला है, निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में बोई जाती है। तो कौन सी फसल बोई जाती है, रोपण। दूसरा, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, रबी का मतलब सर्दियों में बोने वाली। देखिए, इसमें केवल चना ऐसी फसल है जो सर्दी में बोई जाती है, बाकी चावल और मोटे अनाज और कपास किस में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में। तीसरा जो हमारे पास प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार जिसके फली लगती है। आप देखो किसके लगती है, दाल। जितनी भी हमारे दालें हैं वो सारी कौन सी है, फलीदार फसल है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम पहुंचते हैं, एक पेय फसल का नाम बताइए। तो पेय फसल हमारी कौन सी होगी, चाय। उगाने की भौगोलिक स्थितियां, इसके लिए क्या चाहिए, 21 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक तो हमें तापमान चाहिए। 75 सेंटीमीटर तक हमें क्या चाहिए, बारिश चाहिए। और उष्ण कटिबंधीय ये पौधा है, उपोषण भी हम कह सकते हैं। तो अगर ऐसी जलवायु होगी तो वहाँ ये बहुत अच्छा पनपेगा। उसके बाद है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताओ। खाद्य फसल हम किसका नाम बता देते हैं, गेहूं का। और ये कहाँ पैदा की जाती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद अभी मैंने एक पॉइंट अभी करवाया था आपको कि सरकार द्वारा किसान के हित में किए गए संस्थागत सुधार कौन कौन से थे, अभी बताए थे, फसल बीमा, चकबंदी। इसके अलावा रेडियो और दूरदर्शन के ऊपर किसानों के लिए कार्यक्रम, समय समय पर मौसम की जानकारी, फसलों का बीमा और सस्ते ऋण के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना। उसके बाद में नंबर 4 है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है, सड़कों का विस्तार हो रहा है। इन सभी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, भूमि का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसी तरीके से भूमि कम होती रही तो वो समय दूर नहीं है जिस दिन इस जनसंख्या का पेट भरने के लिए कृषि योग्य भूमि क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। और इस देश के अंदर अनाज का क्या पड़ जाएगा, अकाल पूरे विश्व के अंदर। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है हमारा, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से क्या उपाय सुझाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसका इस्तेमाल करना है, उन्नत बीजों का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें क्या करना है, कृत्रिम जो खाद है उसकी जगह प्राकृतिक खाद का हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, बताओ, शाबाश, ध्यान से बताइए आप हमें। भारतीय सरकार ने क्या किया है, कृषि अनुसंधान परिषद की भी स्थापना कर दी है। दूसरा, हमने और क्या पढ़ा था, कृषि विश्वविद्यालयों की भी हमने क्या कर दी है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान का बीमा। ये सारी योजनाएं क्या है, ये सारी की सारी योजनाएं भारत के अंदर जो चलाई जा रही है वो कृषि को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव बताइए। सबसे अच्छा प्रभाव तो क्या, हमें अच्छे यंत्र मिलने शुरू हो गए। पहले हम लकड़ी के हलों से खेती करते थे, आज कृषि का जो स्वरूप क्या हो गया, दूसरा पॉइंट व्यापारिक हो गया है। आज हमने खाद्यान्न फसलों की जगह व्यापारिक फसलें बोना क्या कर दिया है शुरू। ये किसका प्रभाव है, वैश्वीकरण का प्रभाव है। इसके अलावा हमने क्या किया है, प्रतिस्पर्धा की है। भारतीय किसानों ने विश्व के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दी, जिससे उत्पादन क्षमता क्या हुई है, बढ़ी है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। चावल के लिए मैंने आपको बताया था जलवायु कैसी चाहिए, उष्णकटिबंधीय। भूमि कैसी चाहिए, इसको दोमट या जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तापमान इसको कितना चाहिए, 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा इसको कितनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा उत्पादक राज्य कौन से हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको बोया जाता है। इसी के साथ हमारे ये प्रश्न उत्तर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी के अंदर लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।